नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप सब क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे। जब क्रिकेट मैच के मैदान में जो बैट्समैन होता है वो 100 रन यानी कि सेंचुरी मार देता है तो हम सब खुशियां मनाते हैं। आज मिशन हेल्थ का 100वां एपिसोड हम प्रसारित करने जा रहे हैं और इस सेंचुरी के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे विशेषज्ञ हैं और जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद भी कि उन्होंने मिशन हेल्थ को इस हद तक सफल बनाया। कार्यक्रम मिशन हेल्थ जो संपूर्ण प्रदेश स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और आपको जोड़ता है इन्हीं सारी बातों से। निरंतर प्रयास यही रहेगा कि ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाती रहें और इसी के साथ आशा करता हूं कि आपका सहयोग भी इसी तरीके से बना रहे। और इसी खास बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ये 100वां एपिसोड मिशन हेल्थ का। दोस्तों, जब हम काला जार की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में सामने आता है। काला जार से बहुत सारे ऐसे लोग प्रभावित हो जाते हैं जिनकी बीमारी शुरुआत में तो नहीं पता चलती लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इससे लीवर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और कई बार इसके लक्षण का इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि इससे बहुत सारी और बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है काला जार, बचाव और इलाज। और इस विषय पर बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त निदेशक राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विंदु प्रकाश सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। नमस्कार। और इन्हीं के साथ आपका भी एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं क्योंकि ये एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है तो हमारे फ़ोन नंबर्स अब आपके बीच में मौजूद रहेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और आज के इस 100th एपिसोड में हमारा हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने से पहले अपने जो टीवी का वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं आज के विषय से जुड़ी हुई जो मुख्य विषय है काला जार और इससे बचाव और इलाज। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे विस्तृत रूप से कि काला जार क्या है। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन उसकी टीम और आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक सौभाग्य प्रदान किया कि मैं जन समुदाय के साथ सीधे जुड़ सकूं और अपनी बात जनता तक पहुंचा सकूं। तो आपने जो पहला सवाल पूछा है कि काला जार क्या है और इससे कैसे प्रभावित होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि विश्व में ये 6 देशों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसके रोगी, जिसमें इंडिया है, ब्राज़ील है, सूडान है, साउथ सूडान है, सोमालिया है और इटोपिया है। ये सब मिला के लगभग 90% रोगी विश्व के काला जार के इन्हीं 6 देशों में पाए जाते हैं। अब अगर भारतीय महाद्वीप की बात करें, इस महाद्वीप में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 4 देशों में ये बीमारी पाई जाती है। और भारत में लगभग 70% केस इसके बिहार से आते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे प्रभावित है। और इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि ये कैसे होता है, तो ये बालू मक्खी, मादा बालू मक्खी के काटने से होता है। यदि किसी भी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति में जिसमें काला जार का परजीवी पाया जाता हो, जिसको लिशमैनिया डोनोवेनाई के नाम से जाना जाता है, यदि किसी व्यक्ति में ये हो और मादा बालू मक्खी उसे काट ले तो वह भी संक्रमित हो जाती है। उसके बाद वह जब किसी दूसरे व्यक्ति को काटती है तो उसमें भी इस परजीवी का संक्रमण हो जाता है और इस तरह ये एक बीमार व्यक्ति से दूसरे बीमार व्यक्ति तक ये बीमारी फैलाता है। जी, तो सर ये एक बहुत विशेष बात आपने कही कि ये किस तरीके से फैलता है। तो संक्रमण की जो प्रक्रिया होती है, जो आपने कहा कि बालू मक्खी से होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अगर इससे बचने की हम बात करेंगे, लेकिन ये संक्रमण होता कैसे है। देखिए, इसके कुछ ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिन लोगों में ये अधिक पाया जाता है। जैसे यदि कुपोषण का कोई व्यक्ति शिकार हो, जो हमारे गरीबी तबके के नीचे के लोग होते हैं, जिनमें खाने पीने की
कमी के कारण वो कुपोषित हो जाते हैं, उसमें इस बीमारी के होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। और ये बीमारी बहुत धीरे धीरे पैर पसारती है। शुरू में तो हो सकता है मात्र एक ज्वर के रूप में हो, लेकिन फिर जब अन्य अंगों को इन्वॉल्व कर लेती है और यदि समय रहते उसका इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए इसका समुचित इलाज समय रहते नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आगे इसमें इसके लक्षणों पर जब चर्चा करेंगे तो उस पर ध्यान देना आवश्यक है कि यदि ऐसे कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसका त्वरित उपचार होना चाहिए। जी, और ज़रूर हम बात करेंगे, ढेर सारी बातें अभी बाकी हैं। इसी के साथ साथ हमारी पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फैज़ाबाद से दीपा जी ने हमें फ़ोन किया है, आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मिशन हेल्थ की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज 1वां एपिसोड हो रहा है। धन्यवाद दीपा जी। और मेरा एक्सपर्ट से सवाल ये है कि कालाजार के लक्षण क्या होते हैं, और ये जो मक्खी का जिक्र कर रहे हैं, ये मक्खी की क्या पहचान होती है, किस तरह की ये मक्खी होती है, ये जानना चाहते हैं। जी, पहले तो आपने कालाजार के लक्षणों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो इसमें ज्वर होता है जो अक्सर बहुत तीव्र नहीं होता और दिन में वो किसी भी समय आकर के उतर जाता है। तो ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और यदि किसी मरीज़ में 15 दिन से अधिक समय से यदि किसी को ज्वर आ रहा हो, यदि किसी को भी 15 दिन से अधिक का ज्वर हो तो इसको आप तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएं। वहाँ इसके जाँच और इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है जो निःशुल्क है। तो सबसे पहले आपके लक्षणों की यदि बात करें तो ज्वर इसका मुख्य वो है, और ज्वर के साथ साथ भूख ना लगना, कमज़ोरी आना, खून की कमी होना, एनीमिया हो जाता है इसमें। और इसके साथ साथ जिन अंगों को मुख्यतः प्रभावित करता है, इसमें लीवर है, स्प्लीन या तिल्ली का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, मज्जा का है, मज्जा जो हड्डियों के अंदर पाई जाती है उसको प्रभावित करता है, और लसिका तंत्र हमारे ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को भी प्रभावित करता है। और सर, जो इनका दूसरा सवाल था कि वो कौन सी मक्खी है, उसको कैसे करके पहचान सकते हैं? ये जो बालू मक्खी होती है, इसका नाम ही बालू मक्खी इसलिए पड़ा है कि जिस तरह धूप पड़ने पे बालू के कण बहुत चमकते हैं, उसी प्रकार ये थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है तो इसके पंख पे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं जो बिल्कुल चांदी की तरह चमकते हैं, इसलिए इसका नाम बालू मक्खी रखा गया है। और इसका आकार लगभग मच्छर का 1/4 होता है। बहुत ही छोटे कीड़े के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ये बीमारी बहुत घातक कर सकती है। जी, तो इस बात का हम रखेंगे खास ख्याल। और इसी के साथ एक और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं हमारे साथ बाराबंकी से। हेलो 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 जी, नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो 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 हाँ नमस्ते सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ जी। सबसे पहले तो सर 15 अगस्त है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे घरेलू मक्खी में एक तो बहुत छोटी मक्खी होती है जो जनरल मक्खी चलती है, एक सुनहरी मक्खी होती है वो नीली पीली कई कलर बदलती है, तथा इससे भी कालाजार की बीमारी फैलने की गुंजाइश होती है। और दूसरी चीज, ये किस मौसम में ये बीमारी प्रभावित होती है? आपने इसमें 2-3 सवाल कहे हैं। तो पहले तो जो घरेलू मक्खी है वो इस मक्खी से बिल्कुल अलग है। वो बालू मक्खी जिन जनपदों में ये रोग मौजूद है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हमारे उन जिलों में जो बिहार से सटे हुए हैं, जिनका कुशीनगर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, वाराणसी, इन क्षेत्रों में इसके रोगी पिछले 10 सालों में पाए गए हैं। और इन्हीं जिलों में हम इसका छिड़काव भी कराते हैं कीटनाशक का, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा सवाल आपने पूछा कि किस मौसम में अधिक पाया जाता है, तो ये उन स्थानों में अधिक पाते हैं जहाँ पे गर्मी या नमी और अंधेरा होता है। तो बारिश के मौसम में और बारिश के मौसम के उपरांत जब गर्मी और नमी का मौसम अधिक होता है तो उसमें इसको अधिक पनपने का मौका मिलता है। तो बालू मक्खी उसी में पाई जाती है। और ये घरेलू मक्खी या जो आप सुनहरी मक्खी कह रहे हैं उससे बिल्कुल ज़्यादा जुदा है, क्योंकि उसके आकार और इसके आकार में बहुत अंतर है, क्योंकि मच्छर का 1/4 साइज इस मक्खी का होता है। तो बहुत ही विशेष बातें आज जानने को मिल रही हैं कालाजार के बारे में भी, और किस तरीके से इसका बचाव और इलाज किया जा सकता है, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी खास बातें हैं। जानेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और मिशन हेल्थ में आज हम 100th एपिसोड यानी कि 100वें एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं और बात कर रहे हैं आज हम कालाजार की, जिसमें हम इलाज और बचाव के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे रेखा पांडे जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो जी रेखा जी, आप हमारी आवाज जी हेलो हेलो हेलो, हम रेखा पांडे बोले बहराइच से। जी रेखा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। कुछ बोलते जी रेखा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। चलिए, कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है, और इसी के साथ मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी फ़ोन करें वो अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम करते हैं, इसीलिए ये दिक्कत होती है। तो हम बात कर रहे थे सर काला जार की, और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है वो हमने जान लिया। अब सर जानना चाहेंगे कि हमें संदेह कैसे होता है कि काला जार हो रहा है। देखिए, अगर लक्षणों की बात करें जिससे कि हमें संदेह होता है कि हमें किसी रोगी को या मरीज़ को कालाजार है, तो एक तो लगातार ज्वर का बना रहना, भूख ना लगना, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होता जाता है और शरीर का रंग भी धीरे धीरे काला पड़ता जाता है। इसके साथ उसका पेट फूल जाता है, जो मुख्यतः तिल्ली या स्प्लीन के बढ़ने के कारण होता है, और तिल्ली के साथ साथ ये लीवर को, बोन मैरो को और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। जी, तो सर इसकी पहचान की अब बात करते हैं। किस तरीके से इस रोग की पहचान की जा सकती है कि हमें काला जार हुआ है, या फिर किस तरीके से किसको ये पता कैसे चलता है? क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे एक अपने मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से एक चीज़ पता चली थी। आज मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी आसानी से चीज़ याद रहने वाली है। उनका कहना, अगर किसी मरीज़ को देख करके आपको लगे कि हाथ पैर लकड़ी और पेट जैसे बकरी, यानी इसमें पेट फूल जाता है और हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, यदि ये है और लगातार बुखार बना हुआ है, तो उस मरीज को आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य ले जाएं, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा बुखार, कोई भी बुखार कालाजार हो सकता है, और वो जांच के उपरांत यदि आपने समुचित उपचार उसका नहीं किया तो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए उसका उपचार अवश्य कराएं। जी, अब सर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में इसको पाया जाता है। ज़्यादातर ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर ये खास करके पाया जाता है, प्रभावित क्षेत्र होते हैं, तो उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिन क्षेत्रों में नमी ज़्यादा होती है, मिट्टी में आर्द्रता होती है, गर्मी के मौसम में, या जहां अंधेरा होता है, वहां इसके वाहक बालू मक्खी के पनपने के अधिक आसार होते हैं। सर हम जरूर जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक फोन लाइन पर कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत दूर से फोन किया है, कुलविंदर जी हैं पंजाब से। हेलो, मैं कुलविंदर सिंह हुशियारपुर से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इस मक्खी का हमला हो जाता है किसी मनुष्य के ऊपर, तो उसे कौन कौन सी प्रिकॉशन, सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि जो फर्स्ट एड है उसको मिल सके? जी, थैंक यू। देखिए, इस मक्खी के हमले के बाद बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये मुझे सौभाग्य दे रहा है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊं कि जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कुपोषण की। जब भी कोई व्यक्ति कुपोषित होता है तो उससे उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है, और जब किसी भी व्यक्ति से बीमारी के लड़ने की क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता घटती है तो उससे ना सिर्फ कालाजार से वो प्रभावित हो सकता है, बल्कि अन्य बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है। और कई बार इससे जो मरीज को मृत्यु का खतरा होता है वो कई बीमारियों के एक साथ इकट्ठा होने की वजह से उत्पन्न होता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो इसकी काफ़ी संभावना हो सकती है कि बालू मक्खी के काटने के बाद भी आप में इसके कोई लक्षण उत्पन्न ना हो और शरीर आपका इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सके और इस बीमारी का आप पर हमला ना हो। यदि कुपोषित हैं तो कम मात्रा में भी यदि उसके परजीवी आपके शरीर में प्रवेश कर गए उस मादा बालू मक्खी के माध्यम से, तो भी आप बीमार हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने ये सवाल पूछा और इतनी ढेर सारी बातें हमको और जानने को मिली। जानने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और मिशन हेल्थ के आज इस 100th एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कालाजार की और उससे कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या इलाज उसका संभव है। आज हमारे साथ फोन लाइन पे बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आइए अब बात करते हैं भावना बघेल जी से, जिनका फ़ोन आया हुआ है एटा से। हेलो 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 जी, भावना जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं भावना जी। हेलो सर, मैं आपको कांग्रेस करना चाहूंगी आपकी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। जी, आप अपना सवाल पूछें। मिशन हेल्थ पे 100 एपिसोड हो चुके हैं जी। हेलो जी, हम आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी का वॉल्यूम कर करके कम थोड़ा कर दीजिए और उसके बाद सवाल। कालाजार जो है वो किस एरिया में ज्यादा पाया जाता है और इसके लक्षण क्या क्या है?
सर वही सवाल है कि कहाँ कहाँ पर मुख्य पाया जाता है और लक्षण क्या है? देखिए, इसको संक्षेप में मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि ये हमारे बिहार से सटे हुए जो जनपद हैं हमारे कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, चंदौली, इनमें केस पाया गया और इनके अगल बगल के जिले भी कभी भी संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी रोग कभी भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं पहचानता है। वो कभी भी किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। और दूसरा क्या पूछा? वही लक्षण पूछे थे। हाँ, और जो आपने लक्षण की बात की है, तो इसमें ज्वर का लगातार व्यक्ति में बने रहना, धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो जाता है, भूख ना लगना, खून की कमी होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। और इसके साथ इसमें प्लीहा या स्प्लीन का, लीवर का बढ़ जाना, जिससे कि पेट का आकार बहुत बढ़ा हुआ सा लगता है, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। जी, और एक बार फिर से एक रिवीजन हो गया कि कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं आपको ध्यान में रखना, तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं कालाजार से संबंधित ढेर सारी बातें, उसके बचाव के बारे में और इलाज के बारे में। डॉक्टर साहब, अब आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहेंगे कि पीकेडीएल क्या है, और पीकेडीएल के बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि क्या इससे बचाव कितनी ज़रूरी है और क्या है ये? देखिए, कालाजार का एक प्रकार पीकेडीएल भी है, पोस्ट डर्मल कालाजार, पोस्ट डर्मल लिशमैनियासिस। तो ये अक्सर होता है कि जैसे किसी मरीज को कालाजार से वो ग्रस्त हुआ और उसके बाद आपने उसका संपूर्ण उपचार कराया, उसके बावजूद लगभग 10% रोगी ऐसे होते हैं जिनमें ये पीकेडीएल के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पीकेडीएल मुख्यतः आपकी चमड़ी का रोग है, जिसमें हल्के काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और इसमें और लेप्रेसी में एक मुख्य अंतर ये होता है कि इसके धब्बों में कभी भी सुन्नपन नहीं होता है, जबकि लेप्रेसी में यदि आप छू करके देखें तो धब्बे सुन्न हो जाते हैं, जो उसको मुख्यतः उस बीमारी से अलग करते हैं। तो यदि कभी भी किसी को चमड़ी का कोई रोग होता है, उसमें सुन्नपन नहीं है और भूतकाल में या पूर्व में उसको कभी भी यदि कालाजार हुआ हो, तो उसको आप अवश्य निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाएं, क्योंकि काफ़ी संभावना है कि हो सकता है ये पीकेडीएल के लक्षण हो और उसका संपूर्ण उपचार केंद्र स्वास्थ्य पर उपलब्ध है। इसके उपचार के रूप में हम रोगी को 3 महीने के लिए खाने की दवा देते हैं। मिल्टोफोसिन से इसका इलाज संभव है और मरीज पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। इसी के साथ रेखा पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पे, बहराइच से इन्होंने फोन किया है। हेलो हेलो रेखा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हम रेखा पांडे बोल रहे हैं बहराइच से जी। हमारा प्रश्न है, जो कालाजार की बीमारी होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है? जी, देखिए, कालाजार मरीज अगर कहीं भी कालाजार रोगी के बारे में संदेह होता है कि इसको यदि 15 दिन से ज़्यादा बुखार हो और RK39 ये वो किट है जिससे फील्ड स्थिति कंडीशंस में भी आपकी त्वरित जांच होकर के पता चल जाता है कि ये कालाजार से ग्रस्त है। यदि कोई भी मरीज, चाहे वो गर्भवती महिला हो या अन्य हो, अगर इसमें कालाजार की पुष्टि होती है तो सबसे प्रथम वो ये है कि आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या उपचार केंद्र पे ले जाके इसका इलाज कराएं, क्योंकि इलाज ना कराने की स्थिति में हम बच्चे के प्रभाव की बात तो बाद में करेंगे, पहले हमें मरीज की जान बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसकी जान बचाने के लिए अनिवार्य है कि इसका इलाज कराया जाए। और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं वो बहुत ही उच्च स्तर की हैं, और पहले जो हम इलाज कालाजार का 28 दिन तक करते थे, आज वो मात्र 1 दिन में कुछ घंटे के इलाज से संभव है। मरीज को 4 से 5 घंटे अस्पताल में सिर्फ भर्ती होना पड़ता है और उसको ड्रिप के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से वो दवा उसके शरीर में पहुंचाई जाती है, और गर्भवती माताओं या बच्चे पे इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, वो पूरी तरह से इससे स्वस्थ हो जाता है। तो आपने इलाज के बारे में भी ढेर सारी बातें बताती, तो डॉक्टर साहब बस इतना ही जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ ये इलाज संभव है? ये इलाज हमारे BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, जिला अस्पताल बलिया में, जिला अस्पताल कुशीनगर और वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में उपलब्ध है। अभी एक सेंटर पे और हम इसको शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। जिला अस्पताल देवरिया में भी 1 माह के अंदर इसका इलाज संभव हो पाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्रभावित जनपद हैं वो इसी बेल्ट में, इसलिए इसके उपचार केंद्र भी मरीज को देखते हुए उसी के क्षेत्र में रखे गए हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे, जो कीटनाशी छिड़काव होता है, क्या वो नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को और किस तरीके से वो रोकता है इस ज्वर को फैलने में? जी,
देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि जो कीटनाशी का इसमें छिड़काव किया जाता है वो है सिंथेटिक पायरेथ्राइड से। पूर्व में 1970 के दशक के पूर्व डीडीटी का छिड़काव करते थे और लगातार छिड़काव से इनके रोगियों में बहुत ज़्यादा कमी आई थी, लेकिन बीच में कुछ समय छिड़काव बंद होने के कारण ये फिर से इस रोग ने काफ़ी मात्रा में इसके रोगी पाए गए हैं। तो अब और बाद में डीडीटी से चूंकि प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने के कारण बालू मक्खी में अब जो हम इसमें छिड़काव कर रहे हैं वो सिंथेटिक पायरेथ्राइड से करते हैं। ये छिड़काव उत्तर प्रदेश में हम लगभग 60 दिनों का पीरियड लेते हैं और अपने सभी एंडेमिक प्रभावित जनपदों में इसका छिड़काव सभी घरों में किया जाता है जहां भी इसके रोगी पाए जाते हैं। तो इसमें जनता से मेरा एक अपील है कि जिस भी क्षेत्र में इसके छिड़काव किया जाता है, आप अपने घर के सभी हिस्सों को, विशेषकर जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेरे देखने में आया है कि पूजा घर, रसोई घर या जहां आप अपनी अनाज की बोरियां रखते हैं उस पे आप अक्सर छिड़काव करने से मना कर देते हैं, जो कि बालू मक्खी को पनपने के लिए आप ही के घर के अंदर एक स्थान मिल जाता है। तो मेरा आप सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि घर का कोई भी कोना, कोई भी स्थान आप ना छोड़ें और इस बार अगले चक्र में जब ये लोग दवा छिड़काव के लिए आएँ तो आप घर के हर स्थान पे, हर क्षेत्र में छिड़काव अवश्य कराएं। तो इन बात का जरूर रखिएगा ध्यान। और इसी बात के साथ शुभी है हमारे साथ फोन लाइन पर, लखनऊ से उन्होंने फोन किया है। हेलो 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 हेलो। चलिए, किसी कारणवश शायद बात नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली कीटनाशी छिड़काव की, तो इससे कोई दुष्प्रभाव क्या होता है? नहीं, मनुष्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हाँ, बालू मक्खी एवं अन्य कीट पतंगों के लिए यह हानिकारक है और छिड़काव के बाद आप घरों में ये चीज़ पा सकते हैं कि ना सिर्फ बालू मक्खी बल्कि अन्य कीट पतंगों का भी प्रवेश बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और इससे वो मर भी जाते हैं और इसका असर लगभग 90 दिन तक रहता है। इसीलिए इसको हमारे देश में 2 चक्रों में छिड़काव करते हैं। एक हम बारिश से पूर्व करते हैं, जबकि बारिश के सीजन में बालू मक्खी की प्रजनन की सबसे ज़्यादा संभावना होती है ताकि उसकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके, और बारिश के तुरंत बाद फिर अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक मैक्सिमम फिर 60 दिन के अंदर अपने सभी क्षेत्रों को पुनः कवर करते हैं। डॉक्टर साहब, अब बहुत सारी बातें हो गई, बस चलते चलते आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जन समुदाय की क्या भूमिका है इसको नियंत्रण करने के लिए? देखिए, जन समुदाय से मेरा एक ही अनुरोध है कि यदि कोई भी मरीज ऐसा हो जिसको 15 दिन से ज़्यादा बुखार हो, तो सबसे पहले तो आप बिना कुछ भी उसमें आगे सोचे इसको पहले निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाएं, कालाजार की रोग की जांच कराएं, जो कि RK39 किट उन अस्पतालों को उपलब्ध करा दी गई जिन क्षेत्रों में ये बीमारी पाई जाती है, ताकि उसका त्वरित जांच हो सके और पुष्टि हो सके। और इसी बात के साथ सर अब आगे बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और उसका सही जवाब देकर आप यहां पर उपस्थित हो सकते हैं। लकी ड्रॉ के थ्रू इसको चूज किया जाता है। तो आइए बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कालाजार किस परजीवी से फैलता है? सवाल एक बार फिर, कालाजार किस परजीवी से फैलता है? तो इसका आपको जवाब देना है और जवाब देने के लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारी ईमेल आईडी भी है जो है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इस पर आप अपने मेल कर सकते हैं और हमारे पते पर आप अपना जवाब दे सकते हैं और यहाँ पर आके इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद भी। और सर, आप यहाँ पर आए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत